हेलो साथियों। लूसेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये लूसेंट सीरीज आगामी सभी वनडे एग्जाम के लिए यूज़फुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन इज ए नॉन मेटल हैविंग एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 12। इट इज प्लेस्ड इन ग्रुप 4 ए और ग्रुप 14 इन पीरियोडिक टेबल। कह रहा है कि कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। इसको ये पीरियोडिक टेबल में 14वां ग्रुप में आता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये 14वां ग्रुप में आता है। कैसे 14वां ग्रुप में क्या कहता है? कसीगेशन पब। ये शॉर्ट ट्रिक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एशन, ये 3 होता है, पीबी लेड होता है। तो ये होता है कार्बन वाला फैमिली। ठीक, 14वां ग्रुप। अब एलोट्रोपी क्या है? एलोट्रोपी क्या है? द सब्सटेंस which have same chemical properties but different physical properties are called allotropes। कह रहा है कि वैसे सब्सटेंस जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो, डिफरेंट हो, तब उसको एलोट्रोप्स कहेंगे। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? एलोट्रोपी। ठीक है, समझ गए? तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम होनी चाहिए लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, तब उस प्रॉपर्टीज को कहेंगे एलोट्रोपी। अब कार्बन के एलोट्रोप्स पूछे जाते हैं एग्जाम में कौन कौन से हैं, तो वो है डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल। ऑप्शन दे देगा चार, उसमें से पूछ देगा विच ऑफ दिस इज नॉट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, तो उसमें से अपना छाट लीजिएगा। तो याद रखेंगे डायमंड, ग्रेफाइट और चारकोल। अब डायमंड का क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम लोग देखेंगे। तो डायमंड, डायमंड क्या है? इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन के सबसे शुद्धतम रूप है। इट इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, नॉन सब्सटेंस। करैया सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस माना जाता है। इट इज ट्रांसपेरेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.52। ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है 3.52 होता है। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये जो है हीट के बैड कंडक्टर होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का। ठीक। अगला है इट हैज वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो काफ़ी हाई होता है। इट इज केमिकली इनर्ट एंड ऑन हीटिंग एबव 1500 डिग्री सेल्सियस ट्रांसफर्ड इनटू ग्रेफाइट। कह रहा है कि यह केमिकली इनर्ट होता है और 1500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करने पर यह जो है ग्रेफाइट में बदल जाता है। ठीक है ना? इट फॉर्म्स टेट्राहेड्रल क्रिस्टल्स एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी एटम इज sp3। कह रहे डायमंड में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड तो क्या होता है? sp3 याद रखेंगे। और ये जो है टेट्राहेड्रल क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या है। हाँ, इट इज हाई एमपी एंड डेंसिटी। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी हाई होता है और डेंसिटी भी उच्च होता है। ब्लैक डायमंड्स आर कॉल्ड कार्बोनेडो। ठीक है, तो ब्लैक डायमंड्स को क्या बोलते हैं? कार्बोनेडो। जो कि उसमें क्या होता है? ट्रेसेस ऑफ ग्रेफाइट, उसमें ग्रेफाइट का ट्रेसेस होता है। ठीक। अब देखते हैं ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जिसको कि ब्लैक लेड बोला जाता है। इट इज सॉफ्ट ग्रीसी डार्क ग्रेइश कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब बहुत ही सॉफ्ट ग्रीसी डार्क ग्रेइश कलर्ड होता है, एक मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसको गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। मतलब
हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ये गुड कंडक्टर माना जाता है। इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.3 होता है। अब पूछा जाता है कि ग्रेफाइट का जो हाइब्रिडाइजेशन है, ग्रेफाइट में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है, तो वो sp2। डायमंड में क्या रहता था, sp3 डायमंड, sp3 ग्रेफाइट, sp2 एंड हैज हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। और इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, वो भी लेयर्ड होता है, ठीक। इट इज केमिकली मोर रिएक्टिव देन डायमंड, डायमंड के मुकाबले यह काफ़ी रिएक्टिव होता है। इट्स लेयर स्ट्रक्चर इज हेल्ड बाई वीक वेंडर वाल फोर्स। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, लेयर जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे बंधा होता है, वो उसके बीच में होता है वीक वेंडर वाल फोर्स काम करता है। उसके बीच में क्या काम करता है, वेंडर वाल फोर्स। ग्रेफाइट इज यूज इन मेकिंग फॉर लाइनिंग एंड मेकिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेस। वही इलेक्ट्रिक फर्नेस के इलेक्ट्रोड के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन मेकिंग रिफ्रैक्टिव क्रूसिबल्स, इन मेकिंग लेड पेंसिल बनाने में, एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ एमोर्फस कार्बन ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब कर रहा है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से अलग अलग तरह के जो कार्बन एमोर्फस कार्बन प्राप्त किए जाते हैं वो हम देखेंगे। तो क्या है, पहला वुड चारकोल। वुड चारकोल किससे बनता है, मिलता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड से। शुगर चारकोल ऑब्टेन्ड फ्रॉम केन शुगर, ये केन शुगर से। बोन और एनिमल चारकोल, ये कहाँ से, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल बोन से, ये एनिमल बोन से ऑब्टेन्ड होता है। कोक चारकोल ये कहाँ से प्राप्त होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, ये कोल से प्राप्त होता है। अब अगला देखते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कहता है वैसे कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वो हाइड्रोकार्बन के नेचुरल सोर्स माना जाता है। हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई किया जाता है, बांटा गया है 3 टाइप में। कौन कौन सा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तीसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब तीनों को अलग अलग देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, अनसैचुरेटेड से भी पूछा जाता है। अब सैचुरेटेड में देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। द हाइड्रोकार्बन्स विच कार्बन एटम्स एंड सिंगली बॉन्डेड, और मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर आल्सो कॉल्ड एल्केन्स और पैराफिन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एल्केन्स या पैराफिन बोला जाता है, कहा जाता है। एल्केन जो होता है वो रिलेटिवली अनरिएक्टिव होता है अंडर ऑर्डिनरी लेबोरेटरी कंडीशन, सो एल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन। याद रखना है एल्केन्स को किस नाम से जानते हैं, पैराफिन्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि पैराफिन्स का मतलब होता है कि लिटिल रिएक्टिव, बहुत ही कम रिएक्टिव। जनरल फार्मूला एल्केन का याद रखेंगे, CnH2n+2, ये अल्केन का फार्मूला, जनरल फार्मूला हो जाएगा। जैसे मीथेन, मीथेन का फार्मूला देखें तो CH4, मीथेन में कार्बन एक होगा, H2n+2, हाइड्रोजन 2, n की जगह 1 रखेंगे +2, तो कितना होगा CH4, ये हो जाएगा मीथेन, ठीक है। तो CnH2n+2 ये आपका एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाएगा। उसी तरह से इथेन हो जाएगा C2H6, मीथेन में एक कार्बन, इथेन में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन, ठीक है ना, इस तरह से चलता है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखते हैं। द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर ईदर डबली और ट्रिपली बॉन्डेड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स जो है उनके बीच या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो
तब उसको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे इसका जो सामान्य सूत्र होगा वो CnH2n, CnH2n होता है। ये आपका एल्कीन का जो है सामान्य सूत्र होता है। एग्जाम्पल देखेंगे C2H4। इसमें क्या है कि कार्बन के बीच दो डबल बॉन्ड है, मतलब तो इसलिए ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। इसमें भी देखते हैं, इसमें भी डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। अब अगला देखते हैं। अब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको एल्काइन कहते हैं। उसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2। ठीक है, तो एल्कीन में क्या था CnH2n, एल्केन में CnH2n+2, और एल्काइन में क्या हो जाएगा CnH2n-2। ठीक है, अब अगला देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। Aromatic hydrocarbon. These are homocyclic compounds which contain at least one benzene ring in which carbon atoms are linked to one another by alternate single and double bond. कह रहा है कि मतलब वैसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट कम से कम एक बेंजीन रिंग रहता है, जिसमें कार्बन एटम जो है वो लिंक रहता है एक दूसरे से अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, सिंगल और डबल बॉन्ड से। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। बेंजीन, ये बेंजीन होगा, ये इसको नैफ्थलीन बोलते हैं और इसको एंथ्रासीन बोलते हैं। तो अगला है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। कह रहा है वैसे दो या दो से अधिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, उसको आइसोमर कहते हैं। एक दूसरे को वो आइसोमर कहलाएंगे। एंड दिस फेनोमेनन, और इस फेनोमेनन, इस घटना को आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। अब ठीक है, अब ये पॉलीमराइजेशन देखते हैं। पॉलीमराइजेशन यहाँ से कम क्वेश्चन को आता है, देख लेते हैं। वैसे द सिंपल मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टू फॉर्म ए मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब भाई एक सिंपल मॉलिक्यूल, एक छोटा मॉलिक्यूल्स जो कि कंबाइन होकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल के बन जाए, उससे पॉलीमर कहेंगे। जैसे इथीन जो है वो पॉलीमराइजेशन हो करके पॉलीथीन बन जाता है। नेचुरल अकरिंग पॉलीमर्स कौन कौन है, तो प्रोटीन हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। अब प्लास्टिक देखते हैं। प्लास्टिक आर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। प्लास्टिक क्या है, तो ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है और बहुत ही ये टफ होते हैं। केमिकली प्लास्टिक कैन बी ऑफ टू टाइप, ये दो तरह के माने जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक देखते हैं। These are the polymers which can be easily softened repeatedly when heated and hardened when cooled with little change in these properties। मतलब वैसे पॉलीमर जो कि आसानी से सॉफ्ट, उसको मतलब वो किया जा सके, सॉफ्टन किया जा सके when heated, गर्म करके, एंड hardened when cooled, जब इसको कूलिंग किया जाता है तो ये हार्ड हो जाता है, तब उसको थर्मोप्लास्टिक कहेंगे। मतलब गर्म करने पर वो सॉफ्ट हो जाएगा और वही कूल करने पर हार्ड हो जाएगा, तो उसको थर्मोप्लास्टिक कहेंगे। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा पॉलीथीन हो जाएगा, पॉलीस्टाइरीन हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा, टेफ्लॉन हो जाएगा। ठीक है, टेफ्लॉन को जब गर्म करेंगे मतलब तो वो शॉफिन हो जाएगा। थर्मोप्लास्टिक देखते हैं हम। नीचे द पॉलीमर्स, वैसे पॉलीमर विच अंडरगो परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग। वैसे पॉलीमर जिसको हीट करने पर उसमें परमानेंट चेंजिंग होता हो, वैसे उसको क्या बोलेंगे, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। On heating, they undergo extensive cross linking in molds and become hard and infusible। मतलब गर्म करने पर वो उसमें क्या होता है कि बहुत ही बड़े पैमाने पर क्रॉस लिंकिंग होता है एंड बिकम हार्ड, वो हार्ड हो जाता है, जिसको कि फ्यूज नहीं किया जा सकता फिर से। देयरफॉर दे कैन नॉट बी रीयूज्ड, अतः उसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक का बेकेलेट, ग्लिप्टल,
टेरेलिन, ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल। अगला देखते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट को बोला जाता है फेनोल फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इट इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है एंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फेनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ ईदर एन एसिड और बेस कैटेलिस्ट। किसके प्रेजेंस में? या तो एसिड रहता है प्रेजेंस या बेस कैटलिस्ट रहता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉम्स, फाउंटेन पेन, मतलब जो कंघी है उसको बनाने में यूज किया जाता है बेकेलाइट का। फाउंटेन पेन्स बनाने में, फोटोग्राफ्स, रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स इत्यादि बनाने में बेकेलाइट का इस्तेमाल होता है। अब रबर देख लेंगे। रबर भी एक तरह का पॉलीमर ही है। ठीक है, नेचुरल रबर कौन है आपका? जैसे नेचुरल रबर आइसोप्रीन को जब पॉलीमराइजेशन इसका किया जाता है तो वो नेचुरल रबर बन जाता है। नेचुरल रबर कैसे बनता है? तो आइसोप्रीन जो है उसका पॉलीमराइजेशन होता है, तब नेचुरल रबर बनता है। अब सिंथेटिक रबर देखते हैं। सिंथेटिक रबर में आपका नियोप्रीन कैसे बनता है? तो क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन का जब पॉलीमराइजेशन होगा तब नियोप्रीन बनेगा। थायोकोल, थायोकोल क्या है? थायोकोल इज मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन क्लोराइड एंड सोडियम पॉलीसल्फाइड। मतलब ये कैसे बनता है? इसमें इथिलीन क्लोराइड और सोडियम पॉली सल्फाइड का पॉलीमराइजेशन किया जाता है, तब थायोकोल रबड़ बनता है। अगला देखो वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, क्वेश्चन आता है कि रबड़ के वल्कनाइजेशन में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखेंगे सल्फर। नेचुरल रबड़ इज सॉफ्ट एंड स्टिकी एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू गिव स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी नेचुरल रबड़ इज वल्कनाइज्ड। कह रहा है कि नेचुरल रबड़ बहुत ही सॉफ्ट और स्टिकी होता है, अतः उसको उसको स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रदान करने के लिए नेचुरल रबड़ को वल्कनाइज किया जाता है। वल्कनाइजेशन तो क्या है भाई? तो वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस है, क्या करने का? वल्कनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द नेचुरल रबड़ विद सल्फर। शुरू में मैंने बताया कि इसमें सल्फर मिलाया जाता है और सम कंपाउंड्स ऑफ सल्फर या सल्फर के कुछ कंपाउंड्स उसमें हीट के अंदर वो उसमें मिलाया जाता है। वल्कनाइज्ड रबर इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग रबर बैंड्स, ग्लोव्स, कार टायर्स एक्सेट्रा। कह रहा है कि वल्कनाइज्ड रबर का इस्तेमाल किया जाता है रबर बैंड्स बनाने में, ग्लोव्स बनाने में, कार के टायर्स बनाने में। फाइबर्स क्या है? फाइबर्स आर पॉलीमर्स इन विच हैव क्वाइट स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज सच हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहता है फाइबर्स जो है ये पॉलीमर्स होता है, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल हो जाएगा नाइलॉन 6, डाइक्रोन, ऑर्लोन इत्यादि। रेयन 5, रेयन देखते हैं। सिंथेटिक फाइबर ऑफ्टन फ्रॉम सेलुलोज, वैसे सिंथेटिक फाइबर जो सेलुलोज से मिले प्राप्त हो उसको रेयन कहेंगे। ठीक है, इस तरह से ये टॉपिक समाप्त होता है। कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लेते हैं कि कार्बन जो है, कार्बन कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है? कार्बन, हम लोग जानते हैं कार्बन नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, तो वो किस प्रॉपर्टी के तहत नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है? तो वो टेट्रा वैलेंसी और कैटेनेशन के चलते, ठीक है ना, नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। टेट्रा वैलेंसी मतलब भाई चार अलग अलग, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और कैटेनेशन होता है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज, मतलब कार्बन के पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज होता है। ये जो दो प्रॉपर्टी है कार्बन का, टेट्रा वैलेंसी और कैटेनेशन, इसके चलते ये क्या करता है कि ये फॉर्म करता है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स बाय बॉन्डिंग विथ इटसेल्फ। मतलब कार्बन का वह एबिलिटी क्या करने का? टू फॉर्म लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन फॉर्म करने का, कैसे? बॉन्डिंग करके अपने विथ इटसेल्फ, इटसेल्फ अपने आप में, तब उसको क्या कहेंगे? उस प्रॉपर्टी को कार्बन का क्या कहेंगे? कैटेनेशन प्रॉपर्टी।
ठीक है? कार्बन फैमिली में जो जो भी है, वो सारे कैटेनेशन शो करेगा, लेकिन कार्बन के मुकाबले कम, टू ए वेरी लेशर एक्सटेंट, इसको ध्यान में रखेंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, लुसेंट सीरीज जारी रहेगा, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।